धन्यवाद। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे माननीय कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मेरे अत्यंत आत्मीय शुभेच्छु और सहयोगी प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, डॉक्टर आरसी सिन्हा जी, डॉक्टर आलोक राय जी, डॉक्टर सीसी त्रिपाठी जी, प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, डॉक्टर मधुलिका जी, डॉक्टर वर्षा सिंह, प्रोफेसर उमेश कोलनी जी, डॉक्टर सरिता वाही, प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर मुकेश जैन, डॉक्टर नूपुर, निखिल देक्षर और आयोजक प्रिय डॉक्टर संजय तिवारी जी, जिनसे कई बार मेरी बातचीत हुई और उनके कारण मैं आप सबसे आज संबद्ध हूँ। आज का विषय कोरोना काल में वैश्विक और राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस अदृश्य वायरस का सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी पर पड़ा है तो इस वैश्विक आर्थिक संरचना पर पड़ा है। इसमें बहुत से अर्थशास्त्र के दक्ष आचार्य हैं और आप सबकी वक्तृता से निश्चय ही यह विषय अपनी पूर्णता की ओर जाएगा और इससे संबंधित जितनी विधाएं हैं वो सब पूर्ण होंगी, ज्ञान का क्षेत्र भी समृद्ध होगा। जहाँ तक कोरोना के प्रभाव की बात है, एक ऐसा अदृश्य विषाणु जिसने दुनिया की गतिविधि को ही अवरुद्ध कर दिया। किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी गतिविधियां शिथिल पड़ गई हैं, धीमी हो गई हैं और कुछ क्षेत्रों में प्रगति की धार कुंद हो गई है और वह क्षेत्र विशेषतः आर्थिक क्षेत्र ही है। हम सबको पता है, विशेष करके जो अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, कि दुनिया में इकोनॉमिक साइकिल 10 साल की होती है। 10 साल में आर्थिक व्यवस्था शून्य से शिखर की ओर बढ़ जाती है और शिखर पर पहुंचने के बाद वह फिर ढलान की ओर चली जाती है। हम इसका मूल्यांकन का जो भी तरीका निकालें, सेंसेक्स के आधार पर, शेयर मार्केट के आधार पर, स्टॉक एक्सचेंज के आधार पर अथवा पूंजी निवेश के आधार पर, विदेशी मुद्रा संचयन के आधार पर, पूंजी प्रवाह के आधार पर, तकनीकी कौशल विकास और उत्पादन के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अथवा एक देश में सकल आय कितनी होती है उसके आधार पर, अथवा आयात निर्यात में संतुलन किस प्रकार का है, चाहे जिस आधार से निकालें, लेकिन इस पर असर तो पड़ता ही है। इस 10 साल में जैसे जैसे पूंजीगत गतिविधियां बढ़ती हैं, हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न और समृद्ध होते हैं और इस समृद्धि का आधार होता है हमारे जीवन स्तर का विकास। इसका आधार होता है हमारे पास सुखोपभोग की सुविधाएं। इसका आधार होता है निर्धनता से मुक्ति। इसका आधार होता है समन्वित विकास। लेकिन जब संकट काल आता है तो ये सब संकटग्रस्त ही हो जाते हैं। बहुत अधिक जो हम मान कर चलते हैं जीवन स्तर के उपादान, वो हमारे लिए सहायक नहीं रह जाते। आज की तारीख में जो संपन्न राष्ट्र है, कल को ऐसा नहीं रह जाएगा। यह साम्राज्यों के उत्थान और पतन से भी हम जानते हैं। सत्ता, शक्ति और समृद्धि, इनका स्वभाव ही है परिवर्तित होते रहना। इसलिए समृद्धि का जो अभी दौर चल रहा था, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के दौर में, इसको बदलना ही था। पूरी दुनिया में भौतिक संसाधनों के प्रति जो होड़ लगी हुई थी, उस होड़ में कहीं न कहीं विराम आना ही था। लेकिन यह विराम का ऐसा कारण बनेगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। गत 1 वर्ष से ही यह विचार होने लगा था कि यह जो आर्थिक स्थिति आज की है, अब यह ढलान की ओर जाएगी, क्योंकि समृद्धि ने कई प्रकार के ऐसे आघात दिए थे विश्व मानवता को, उस आघात का कुफल निकलना था। लेकिन ऐसा माना जाता था कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण संभवतः विश्व युद्ध हो जाए। WTO में बैठकर अपने अपने हितों की महत्ता स्थापित करने के लिए, हितों के संरक्षण करने के लिए
दुनिया को विश्व बाजार के रूप में बदलकर हर बाजार पर अतिक्रमण और अधिक्रमण करने के लिए शायद संघर्ष की स्थिति हो जाए। यह अनुमान था, सहज अनुमान था, लेकिन ऐसा नहीं। ढलान पर तो आर्थिक व्यवस्था आई, लेकिन उसके पीछे जो कारण बना वह कारण नहीं थे जिस पर हम लोग आमतौर पर विचार करते थे। वह कारण बना एक अदृश्य वायरस। हमारे समीप में एक राष्ट्र है जिसके यहाँ की प्रयोगशाला से निकला, ऐसा विश्व मत कहता है, ऐसा जनमत कहता है, और जब लोकमत बनता है तो उसके पीछे अवश्य ही यथार्थ होता है। यह वायरस जब वायुमंडल में आया तो म्यूटेशन के कारण, सामयिक परिस्थितियों के साथ एडाप्टेशन के कारण यह निरंतर भयंकर भयावह होता चला गया, और हम मानकर चलते थे कि आर्थिक समृद्धि के दौर में हमारा जीवन निष्कंटक निरापद होगा, सुखद होगा। यह सब हम भूल गए। जितने भौतिक संसाधन थे, सुख सुविधा के, प्रगति के, विलास के, वह सब निरर्थक सिद्ध हो गए। जिन राष्ट्रों को लगता था कि हम अपनी समृद्धि के आधार पर नए नए आर्थिक उपनिवेशों का सृजन कर लेंगे, उन्होंने सारा संकल्प छोड़ दिया। उनको लगा कि अब संभव ही नहीं है। जहां लगता था कि औद्योगिक आस्थान इतने महत्वपूर्ण है कि वह पूरी दुनिया को आलोकित कर सकते हैं, विश्व व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं, यह जो एक क्रम बन गया था विकसित आर्थिक अवस्था के आधार पर, विकासशील, अविकसित, अविकसित, सारे भेद आज की तारीख में समाप्त हैं, क्योंकि सारे राष्ट्र एक समान, एक धरातल पर खड़ा होकर इस अदृश्य विषाणु का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। अधुनातन औषधि पद्धति के आधार पर, अथवा परंपरागत पद्धति के आधार पर, अथवा वनौषधियों के आधार पर सारे राष्ट्र इसी यत्न में लगे हैं कि किस तरह हम इस आपदा से बचें। और इस आपदा ने राष्ट्रीय धरातल हो या अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर हो, अब सब भूल गए हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, सुख सुविधाएं क्या हैं, एक व्यक्ति के पास कितने आवास हैं, कितनी कारें हैं, कितने कंप्यूटर हैं, कितने टेलीविज़न हैं, सब भूल गए हैं। क्योंकि अब यह सब उपयोग की चीज़ें नहीं रह गई। केवल कंप्यूटर और टेलीविज़न का इतना ही योगदान है कि हमें अद्यतन सूचनाओं से अवगत करा रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी भूमिका है, जहां रहकर हम एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको देख रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। अभी बहुत सारे वक्तव्य मैंने सुने। ये इसका योगदान है जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपादेयता जैसे शिक्षा क्षेत्र में है, सब क्षेत्र में रहेगी। बैंकिंग उद्योग भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। यह बैठकर फैक्ट्रियों में उत्पादन तो नहीं कर सकता, लेकिन कार्यों का नियमन कर सकता। तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका दिखता है उसके कुछ क्षेत्र हैं। जब भी आर्थिक दबाव पड़ता है दुनिया पर, या आर्थिक मंदी का दौर आता है दुनिया में, तो कुछ चीज़ें तत्काल हो जाती हैं। आय, आजीविका, यातायात के साधन, आयुष्य, औद्योगिक उत्पादन, यह सब तात्कालिक प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रभाव इसी पर पड़ा है। हर व्यक्ति की आय और आजीविका आज अपना स्वरूप बदल चुकी है। नैरोग्यता के लिए हम अभियान चलाए हुए हैं। औद्योगिक उत्पादन ठप पड़े हुए हैं। जो आवागमन के साधन हैं वह सब अवरुद्ध हो गए। हमें लगता था व्योम मार्ग से सारी दूरियां यथाशीघ्र पूरी कर लेंगे। आज ऐसा नहीं है। एक ही मार्ग है दूरी तय करने का, वह संचार क्रांति का सुफल या डिजिटल प्लेटफॉर्म। आवागमन के साधन बंद, यातायात उनके कारण बंद, व्यापार विपणन बंद, माल बंद, सुपरमार्केट बंद, मनोरंजन के स्थान बंद, पार्क हों या सिनेमा हॉल हों, सब बंद पड़े हुए। ऐसे में हमारे सामने कई प्रकार के संकट उत्पन्न हो गए। हम जहां उत्पादन के कार्य में लगे हुए थे, जहां हम आजीविका प्राप्त कर रहे थे, अथवा जहां शहर, नगर, महानगर में हम संस्थाओं के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे थे, आज के काल में वहां हमारे लिए स्थान ही नहीं है। जिनके पास अस्थायी निवास है वह तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो निर्माण की कड़ी में लगे हुए बाहर से गए हुए लोग थे, चाहे अपने देश में गए हों
अथवा दुनिया के विभिन्न स्थलों पर उनको अपनी सुरक्षा के लिए वापस आना ही सर्वाधिक युक्त लगा। लेकिन ऐसे में साधन भी कम पड़ गए और यह लगने लगा कि हम जिस निर्माण की विधा में हैं वह क्या सकल मानवता के लिए उपयोगी है। जो महानगर बने हुए हैं, जो बहुत बड़ी सुविधाओं से युक्त कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, जो दुनिया के देश अपने को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानकर लोगों की ओर अपना प्रभाव फैलाते थे और उससे आकृष्ट होकर अन्य देशों के लोग वहाँ जाते थे, क्या ये ऐसे स्थान हैं जहाँ गए हुए लोगों के लिए सम्मानजनक स्थान है? क्या ऐसा नियोजन वहाँ हुआ विकास के नाम पर कि वहाँ के लोगों के साथ ही साथ जो बाहर से गए हुए लोग हैं, कामगार हैं, या कुशलता देने वाले हमारे दक्ष अभियंता हैं, चिकित्सक हैं, उनके लिए सम्यक स्थान है क्या? अब यह विचार का विषय है कि विकास हम किसे कहेंगे। कंक्रीट के जंगल उत्पाद के रूप में दिखें अथवा औद्योगिक आस्थानों से निकले हुए सामान हमारे लिए हैं ज़्यादा उपयोगी, जो हमारे घरों में अपना स्थान ले लेते हैं, हमारे लिए स्थान ही कम कर देते हैं। विकास है क्या? क्या कभी नदियों के किनारे विकसित होने वाली सभ्यताएं आज नदियों के किनारे रह सकती हैं? क्योंकि इस विकास के दौर में नदियां प्रदूषित हो गईं। आखिर विकास के नए मानक होने चाहिए जहां हमारा सामीप्य प्रकृति के साथ होना चाहिए। क्या केवल बैंकिंग सिस्टम के आधार पर, जिसकी पहुंच अभी जन सामान्य तक नहीं है, हम विकास को उत्तम अवस्था में मान लें, अथवा जो यातायात के अधुनातन साधन हैं उसके आधार पर हम विकास की परिपूर्णता मान लें? आखिर विकास का मानक है क्या? क्या समृद्धि ही विकास का कारण है? हमें इस बात को परिभाषित करना पड़ेगा। क्या इस भूमंडलीकरण के दौर में, निजीकरण के दौर में, हमने उदारीकरण के दौर में जो समृद्धि प्राप्त की है, जिसके लिए एक संकल्प बन गया था, कैश हो ऐश करें, क्या ये सुख सुविधा इससे मिलती है क्या? हमें मानकर चलना चाहिए कि वैभव चाहे जितना भी हो उससे हम सुख नहीं खरीद सकते। इस बात का संतोष हो सकता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, लेकिन संसाधन सुख नहीं देता। सुख के लिए संतोष की तरफ जाना पड़ता है। हमारे यहाँ विदुर नीति है। अभी हाल में महाभारत सीरियल हमारे यहाँ दिखाया जा रहा था, तो उसमें धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि विदुर, मेरे पास बहुत ज़्यादा वैभव है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, 100 पुत्र हैं, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी अंदर से सुख नहीं है। सुख का उपाय क्या है? विदुर ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो आज हम सभी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वसश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में मनुष्यों के सुख के 6 ही उपाय है। हमारे पास नित्य आय का स्रोत हो, जिससे हमारी दिनचर्या चले, हमारा शरीर निरोग हो, जिसके लिए अब ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। औषधि उद्योग अब नया उद्योग होगा जिस पर दुनिया की निगाह रहेगी। शरीर निरोग होना चाहिए। सहचर या सहचरी प्रियकर हो और प्रिय बोलने वाला भी हो, अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में माधुर्य होना चाहिए। जो संतति है वह बात मानने वाली होनी चाहिए माता पिता की, और जो विद्या है हमारी वह उपादेय होनी चाहिए, अर्थकरी होनी चाहिए। 2 आशय हैं, जो सार्थक हो और दूसरा जो हमारे लिए आजीविका सुलभ कराए। यही उपाय मनुष्य के सुख के लिए है। बैंक में करोड़ों करोड़ रुपए हमारे पास हो तो उससे सुख नहीं मिलता, उससे संतोष हो सकता है। चाणक्य नीति में बहुत अच्छी बात कही गई कि अगर कोई व्यक्ति जमीन में गड़े हुए धन के आधार पर अपने को संपन्न समझता है तो हर व्यक्ति को अपने को संपन्न समझना चाहिए। जैसे जमीन में गड़ा हुआ धन संबंधित व्यक्ति के काम नहीं आ रहा, वैसे हमारे भी काम में नहीं आ रहा। हम भी समान रूप से धनी हैं। अर्थात धन का उपयोग 3 तरह से, दान, भोग और नाश। जो महाशक्तियां हैं आर्थिक संदर्भों में, उन्होंने भोग के स्थान पर दुरुपयोग किया, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने के लिए और शोषण करने के लिए।
दानशीलता के लिए मान लिया गया कि जो बड़े निकाय हैं वह यह कार्य करेंगे, अथवा हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र यह कार्य करेंगे जो संकट के समय अपने पड़ोसियों को अहेतुक आर्थिक सहयोग करते हैं। जैसा अभी हम आप सभी ने देखा कि कोरोना संकट से निवारण के लिए मोदी जी ने तत्काल सार्क देशों के शासनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों से संवाद किया कि आपको क्या क्या सहयोग चाहिए, हमारी ओर से यह पहल है। ऐसा करने वाले बहुत कम राष्ट्र हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि जो अर्थ का संग्रह है यह सामूहिक उपयोग के लिए होना चाहिए, मानवीय उपयोग के लिए होना चाहिए। इसलिए आज जो उद्योग प्रभावित हुए हैं पूरी दुनिया में, उनकी दशा पर विचार करने की ज़रूरत है। वस्त्र उद्योग, वहाँ से सारे काम करने वाले सब वापस। पर्यटन उद्योग, जहाँ बहुत सारे लोग वैभव के लिए, वैभव अपने धन का उपयोग करने के लिए अथवा रुचि के कारण जाते थे, पर्यटन उद्योग बाधित है। संपन्न लोग और जिनकी आवश्यकता होती थी प्रशासनिक कार्यों से, ये सब होटल में रुका करते थे, होटल उद्योग बाधित है। इतने सारे उद्योग, जो बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, ये सब बाधित हैं। जहां इतने अधिक औद्योगिक संस्थान बंद हो जाएंगे, वहां सबसे ज़्यादा कुठाराघात आजीविका पर पड़ेगा और एक विशेष प्रकार का पलायन या पुनर्वापसी पर पड़ेगा। अब ऐसे लोग वापस आ रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था को यह विचार करना है कि केवल हम कुछ विशेष अनुदान संस्थाओं को खड़ा करने के लिए देते हैं, तो राष्ट्र नायक की उदारता अथवा राष्ट्रजनों के प्रति उसकी चिंता है। लेकिन हम इतनी धनराशि अगर कहीं से देते हैं तो हम कहीं कोष खाली कर रहे होते हैं। उस कोष को आने वाले दिनों में हम कैसे भरेंगे, इस पर विचार होना चाहिए। जिनकी आजीविका चली गई है, उनके लिए स्थानीय स्तर पर हम आजीविका के साधन कैसे सृजित करेंगे, इस पर विचार होना चाहिए। जिसके लिए माननीय मोदी जी ने भारत के लिए संकल्प दे रखा है, बी वोकल फॉर लोकल, मेक योर लोकल द ग्लोबल, कि आप स्थानीय उत्पाद के लिए, स्थानीय सुविधाओं के लिए आप मुखर बनिए और इसको वैश्विक मंच पर ले जाइए। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर अंचल में स्थानीय स्तर पर भी उद्योगों की संभावना होती है। इसीलिए भारत सरकार ने अपने यहाँ पुनः औद्योगिक आधारभूत मजबूत संरचना के लिए सूक्ष्म, मध्यम और अन्य प्रकार के उद्योगों के लिए, जिन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं, अब योजना पहले से है उसको और ज़्यादा सक्रिय कर दिया है। कुटीर उद्योगों पर, जिसके लिए गांधी जी का आग्रह हुआ करता था, अब विशेष बल दिया जा रहा है। स्थानीय अंचल के उत्पाद के प्रसंस्करण की सुविधा पर बल दिया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके। स्किल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है, ताकि दक्षता लोगों में आए और वह बेरोजगार या बेकार हैं, यह भाव उनके अंदर से सदा सदा के लिए निकल जाए। कृषि क्षेत्र में ज़्यादा निवेश होगा। निवेश के दो विशेष क्षेत्र होंगे अब, जो विद्यमान समस्या है उसके समाधान के लिए, वह है कृषि क्षेत्र और दूसरा है औषधि उद्योग। हमने प्रगति की दौड़ में विनाश के साधनों पर भी ध्यान दिया। दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों ने संहारक हथियारों पर ज़्यादा धन व्यय किया बनिस्पत कि ऐसे राष्ट्रों के पास सुविधा पहुंचाने के जो वस्तुतः नीडी हैं और ज़रूरतमंद हैं। हमारे पड़ोस में भी एक राष्ट्र है जिसे विधिवत पता है कि हिंदुस्तान से मुकाबला अब संभव नहीं है, चाहे सामरिक संदर्भों में, आर्थिक संदर्भों में, वैचारिक संदर्भों में या राजनीतिक संदर्भों में, उसे विधिवत पता है। लेकिन दुस्साहस करने वालों के पीछे विवेक शून्यता बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो सीमा पर तनातनी की कोशिश कर रहे हैं, आज विवेक शून्यता की स्थिति में हैं। और निश्चित रूप से जो आज कोरोना से बचने का उपाय हम लोगों ने ढूंढ रखा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जो थोड़ा संक्रमित है वो आइसोलेशन में जाए, हम एक समाज में एक निश्चित दूरी रख करके मिलें, मास्क लगाएं। आने वाले दिनों में एक राष्ट्र ही आइसोलेशन में जा रहा है, वो हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं, जब समृद्धि ज़्यादा होती है तो विवेक भी
साथ छोड़ देता है अगर सदुपयोग वैभव का नहीं हुआ तो। ऐसे दौर में हम सबको अब सतर्क होने की जरूरत है। अब हमें पुनः प्रकृति के साथ तादाद में स्थापित करना है कि हम विकास की एक नई इबारत लिखें। केवल कंक्रीट के जंगल से ही काम नहीं चलेगा, नदियों में जो औद्योगिक अपशिष्ट डाल रहे हैं उससे ही काम नहीं चलेगा। अपशिष्टों को हम शुद्ध करें तब वह जल नदियों में जा सके, क्योंकि नदियां हमारी जीवन धारा है। उद्योगों से निकलने वाले धुआं का भी हम उपाय करें ताकि वायु प्रदूषण न हो। जिन वाहनों को तेजी से दौड़ा रहे हैं सड़कों पर, उनके अंदर भी कुछ ऐसी ध्वनि हो जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण कम से कम हो सके। पर्यावरण को शुद्ध रखना भी विकास की एक अनिवार्य शर्त है। इसीलिए गत वर्षों से अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। संपोष से भी विकास कह लें, संतुलित कह लें, सतत विकास कह लें, अब उसकी जरूरत है। इस सतत विकास में पुरुष और प्रकृति के संबंध विचारित हैं, निर्धारित हैं, पहले से ही परिभाषित हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मानव जीवन के साथ ही साथ अन्य प्रकार के वन्य जीवन के अस्तित्व को भी स्वीकृति और सम्मान मिलना चाहिए। वनस्पतियों के साथ अति नहीं होना चाहिए, पशुओं के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। वनस्पतियों ने बहुत सारे संसाधन दे रखे हैं, उनकी पत्ती से, उनके छाल से, उनके रेशे से हम बहुत सारी आवश्यक चीज़ें, वस्त्र से लेकर और बैग तक, बेल्ट तक सब बना सकते हैं, जिसे आजकल वीगन लेदर कहा जाता है। उस पर अब ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। पशुओं को भी बचाने की ज़रूरत है। जो भी जीवधारी है, कष्ट तो सबको एक समान ही होता है। हम मनुष्य हैं, हमें लगता है कि हम सर्वशक्तिमान हैं। इस अदृश्य वायरस ने बता दिया कि सर्वशक्तिमान केवल और केवल ईश्वर होता है, अथवा उसका माया रूपी या प्रकृति होती है। इसलिए हमें पुनः अब प्रकृति बंधन करने की ज़रूरत है, प्रकृति का स्तवन करने की ज़रूरत है, नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, परिवेश पर्यावरण शुद्ध रखने की ज़रूरत है, ताकि प्रसंग वही हो जिसमें पूरी मानवता के कल्याण का विधान हो। ऐसी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आज की जो त्रासदी है इससे हम निकल सकेंगे। जो वैश्विक आर्थिक संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, अब इन्हें भी सुविचारित तरीके से नीडी राष्ट्रों को अनुदान देना है। जो अन्य संगठन हैं उनको भी अपने दायित्व का सही निर्वहन करना पड़ेगा। एक राष्ट्र के प्रभाव में आकर सत्य को छिपाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, जैसा WHO ने किया था। WHO, ILO, IFA, सबको, FAO, अब सबको मिलकर विश्व मानवता के लिए काम करना पड़ेगा। पूंजी निवेश की प्रणाली बदलनी पड़ेगी। अब पूंजी निवेश वहाँ नहीं करना है जहाँ सस्ता माल, सस्ता श्रम तो मिले, लेकिन वहाँ के लोगों का शोषण हो, वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता ही न रहे। अब निवेश उन देशों में होना चाहिए जो देश वैचारिक रूप से उर्वर हैं, जहाँ स्वतंत्रता है और जहाँ उत्पाद गुणवत्ता परक हों, जिस देश में उत्पाद को मलिन करने की भावना न हो, जिस देश की प्रयोगशाला में मानव हित के सामान बने, मानव विनाश के सामान न बने। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी निवेश का अब नया दौर आरंभ होगा। राष्ट्रों को समझना पड़ेगा कि पूंजी का प्रवाह किस तरह किया जाए, सेवा क्षेत्र का स्वरूप क्या हो। अब जरूरत है कि मनुष्यता कैसे बचे पूरी दुनिया में, इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। PPE उत्पादन हो, जिसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहते हैं, टेस्टिंग किट का उत्पादन हो। अब आज स्थिति आ गई है, जिस तरह से संक्रमित लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो इसके लिए विधान हो। यह सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। कालांतर में अगर कोई ऐसा वायरस आता है तो पहले से ही उससे बचने की तैयारी करनी चाहिए। जो हमारी वनौषधियाँ हैं, इन पर सम्यक रूप से काम करना चाहिए। मैं जिस अंचल में रहता हूँ, यहाँ वनौषधियाँ प्रभूत मात्रा में हैं। तुलसी दल, गिलोय, घृतकुमारी, नीम, बहुत सारी औषधियाँ हैं। इन सब पर फिर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने दुनिया को संजीवनी बटी के बारे में भी बता रखा है, जिससे आदमी का जीवन बच ही जाता है।
ऐसी औषधियों पर हमें विचार करना चाहिए। अर्थात पुरातन अधुनातन का समन्वय होना चाहिए और प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, तभी जाकर हम अपने को किसी भी प्रकार की आपदा से बचा सकेंगे। दुनिया जिस धरातल पर है, अगले 1, 2, 3 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। विकास का जो क्रम है, जो अर्थशास्त्र का क्रम है, आर्थिक व्यवस्था का क्रम है, 10 साल बाद बदलता ही बदलता है। इसे पुनः नए रूप में खड़ा होने के लिए कम से कम 3 वर्ष लगेंगे। अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ लोग और जानते होंगे। हमारा अनुभव यही है कि जब जब आर्थिक मंदी का दौर आया है तो मंदी खत्म होने में कम से कम 3 वर्ष लगे हैं, कभी कभी आगे भी समय लगता है। आज का जो दौर है यह 3 वर्ष से आगे का भी समय लेगा। हमें सतर्क होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, संतोष रखना चाहिए और एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो हिंदुस्तान का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम का, उसे अंगीकार करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर भारत को और इस दुनिया को इस तरह का बनाएं जहां हर व्यक्ति के लिए स्थान हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो और हर व्यक्ति के लिए विकास का पर्याप्त अवसर हो। हम संतुलित और संपोषित विकास के लिए अपने को तत्पर रखें, सक्रिय रखें और हम लोग जो इस देश के हैं यह मानकर चलें कि आने वाला भविष्य भारत का है। न केवल वैचारिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भों में, आर्थिक संदर्भ में भी दुनिया को दिशा निर्देश देने का काम यह भारत ही करेगा। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।